नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मिनरल्स के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में। और खनिज संसाधन में मैंने आप लोगों को कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बता दिया था। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं, प्रमुख स्थानों को भी देखेंगे, जैसे कौन से जगह किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, देगाना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, सिंह भूम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोग एक जगह देख लेंगे। चलिए तब तक आगे की कुछ बातों को जानते हैं। देखिए, मैंने बताया था पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के ऊपर प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस, तो प्राकृतिक गैस ऊपर तैरती रहती है। तो देखिए, जो प्राकृतिक गैस होती है, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस और आपका जो एलपीजी गैस होता है, इन दोनों में अंतर होता है। प्राकृतिक गैस डायरेक्ट वहां से निकाल लिया जाता है ड्रिल करके, और जो एलपीजी गैस होती है इसे जहां रिफाइन किया जाता है वहां से बनाया जाता है। मतलब कहने का है कि ऑयल रिफाइनरी कंपनी जो होती है वहां से इसे रिसीव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो होता है, गैस का मुख्य घटक, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस। तो आंसर बताएंगे आप मीथेन। क्या बताएंगे? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। देखिए दोस्तों, मीथेन भी एक ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी आग पकड़ लेती है, तुरंत आग पकड़ लेती है। जैसे कोयले के खानों में आप देखेंगे कि कोयले के खानों में आप सुनोगे कभी कभी कि आग लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दरारों में क्या होता है, मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस फंसी होती है। तो जैसे ही आप लोहे के चीज़ों से अटैक करते हैं उस पर, तो उसमें चिंगारी निकल के इसमें आग पकड़ लेती है, जिसके चलते कोयले के खानों में आग लग जाती है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। मतलब इस गैस में लगभग 70% मीथेन पाया जाता है। अगर परसेंटेज कभी पूछा जाए तो 70% तक पाया जाता है। उसके बाद एलपीजी को बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस का मुख्य घटक, तो एलपीजी गैस की मुख्य घटक कौन सी है? मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी गैस। तो क्या बताएंगे आप? तो इसकी है, इसका होता है ब्यूटेन। देखिए, ज्यादातर उसमें ब्यूटेन ही पाया जाता है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर कभी दो गैसों का पेयर पूछेगा तो आंसर बताना है प्रोपेन एवं ब्यूटेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। लेकिन अगर ऑप्शन में एक एक गैस दिया होगा तो आंसर क्या होगा आपका? ब्यूटेन। तो इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है और एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? ये ब्यूटेन है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये भी याद रखना है। अच्छा, अब ये जो प्राकृतिक गैस होती है, इसे टैंकरों द्वारा या एक जगह से दूसरे जगह पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। आप जानते होंगे कि पाइपलाइन के द्वारा भी भेजा जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस कहाँ मतलब पाई जाती है, कहाँ से निकाली जाती है? तो देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जहां पर ज्यादातर, मतलब जिस क्षेत्र में ज्यादातर पेट्रोलियम निकलेगा उसी क्षेत्र में क्या होता है, ज्यादातर प्राकृतिक गैस निकलेगा। क्योंकि जहां पर पेट्रोलियम पाया जाएगा वहां पर प्राकृतिक गैस मतलब ज्यादातर निकलती ही है। तो देखिए, ये इंडिया का अगर क्षेत्र, ये भारत का क्षेत्र है। और मैंने बताया था आप लोगों को कि भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है भारत का? तो ये क्षेत्र बताया था, खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में। अरब सागर में कौन सी एरिया है? इसका नाम है बॉम्बे हाई। क्या नाम है? बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा निकाली जाती है। लेकिन इसका भंडार सबसे ज्यादा जानते हैं कहाँ है? रावा अपतट में। रावा अपतट, ये रावा ऑफशोर मैंने बताया था
केजी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है केजी बेसिन, तो केजी बेसिन में रावा अपतट में ये पाया जाता है, कृष्णा गोदावरी के बेसिन में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका भंडार है, इसे याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसका भंडार है यहाँ पर। लेकिन बॉम्बे हाई में अभी सबसे ज़्यादा यहाँ से निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए भारत में जो पहली पाइपलाइन बनाई गई थी, भारत में पहली पाइपलाइन, भारत में पहली पाइपलाइन कौन सी है? तो देखिए पहली पाइपलाइन ये पूछा जाता है एग्जाम में, पहली पाइपलाइन पूछ दिया जाता है और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, सबसे भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है? तो देखिए दोस्तों पहली पाइपलाइन है आपकी ये नहरकटिया असम में पड़ता है। और उसके बाद नून माटी से लेकर के बरौनी तक, बरौनी पड़ता है बिहार में, ये आपकी भारत की पहली पाइपलाइन है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक गैस और तेल मतलब पेट्रोलियम पाइपलाइन। उसके बाद भारत में सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है? भारत में सबसे लंबी पाइपलाइन अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो ये याद रखिएगा HBJ पाइपलाइन, HBJ या HVV होता है, HBJ पाइपलाइन। अच्छा, HBJ पाइपलाइन का मतलब इसे बोलते हैं हजीरा, और ये है बीजापुर, और ये है जगदीशपुर। तो देखिए दोस्तों, ये जो हजीरा है आपका ये पड़ता है गुजरात में, ये गुजरात में है। बीजापुर आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो ये भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है, इसे याद रखिएगा, HVJ पाइपलाइन, हजीरा से बीजापुर से जगदीशपुर। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब देखिए रसोई घर में खाना बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रसोई घर में खाना बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो LPG गैस का प्रयोग करते हैं। LPG गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जो LPG सिलेंडर होता है उसमें गैस का जो वजन होता है वो कितना होता है? तो LPG जो सिलेंडर होता है उसमें गैस का वजन होता है आपका 14.2 kg, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं भारत में ऊर्जा परिदृश्य के बारे में। भारत में जो एनर्जी सिनेरियो है, ऊर्जा परिदृश्य, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, भारत के साथ साथ थोड़ा बहुत अलग अलग क्षेत्र के बारे में भी जानेंगे, हमारे पड़ोसी देशों के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो चलिए, भारत में ऊर्जा परिदृश्य, इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी सिनेरियो। अब देखिए ऊर्जा परिदृश्य क्या है कि हम ये जानेंगे इसमें कि भारत में ऊर्जा की खपत जो होती है किस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, कौन सा राज्य किस ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो देखिए भारत में अगर 100% एनर्जी की खपत होती है, मतलब उत्पादन अगर 100% होगी तभी तो खपत होगी। अगर 100% इसका उत्पादन होता है भारत में, तो इसका 67% जो है, 67% ये किस चीज़ से होता है? जो 67% है, 67% ये किस चीज़ से होता है? तो ये थर्मल एनर्जी है, तापीय ऊर्जा। तो ये आपका तापीय ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा, इसे बोलते हैं थर्मल एनर्जी। उसके बाद आपका होता है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है, जल विद्युत से कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, जल
जल विद्युत ऊर्जा ये होता है 14%। कितना होता है? 14%। भारत में जल विद्युत, देखिए विश्व में ज़्यादातर देश जल विद्युत परियोजनाओं से ही अपना विद्युत की आपूर्ति करते हैं, लेकिन भारत में उतना, कहने का मतलब कि हमारा जो बजट है उस हिसाब से नहीं बन पाता है कि हम यहाँ पर ज़्यादा जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित कर सके। क्योंकि होता क्या है कि भारत में हिमाचल प्रदेश के तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं को बैठाने का मतलब एरिया है, वहाँ पे बैठाने लायक है, या दक्षिण भारत में भी। लेकिन होता क्या है कि भारत सरकार के पास उतनी बजट नहीं हो पाती है, जिसके चलते बहुत ही धीरे धीरे इस पे काम चलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत का उत्पादन जापान करता है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा क्षमता है कांगो देश के पास। जो कांगो देश अफ्रीका का है, उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने का क्षमता है। लेकिन वर्तमान में अभी विश्व में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन कौन करता है? जापान करता है। अच्छा, उसके बाद 17% जो है, 17% ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी कहने का मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये 17% है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय किसे बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? तो जिसे बार बार आप प्रयोग कर सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, आपका ज्वारीय ऊर्जा हो गया, तो ये सब जो है आप इसे पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, उसके बाद तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद 67, 14, 17 2%। अब देखिए 2% जो है ना, ये हमारा आणविक ऊर्जा है। आणविक ऊर्जा कहने का मतलब कि हम लोग एटॉमिक एनर्जी को प्राप्त करते हैं 2%। जैसे आप सुने होंगे रावत भट्टा परमाणु बिजली घर, तारापुर परमाणु बिजली घर, तो उन सब से कुल मिलाकर के देख लीजिए आप 2% बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये सब याद, अच्छा वो सब जो बिजली घर है सिर्फ बिजली का उत्पादन करने के लिए नहीं है, और भी काम उसमें किए जाते हैं। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अब देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन और उपभोग करने वाला देश कौन सा है? तो वो अमेरिका है। इसे याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन तथा उपभोग करने वाला देश अमेरिका है। इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। विश्व में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन तथा उपभोग करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। मतलब प्रोडक्शन भी वहीं करता है और कंज्यूम भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वहीं कर लेता है। भारत का इस मामले में स्थान 5वां है। इसे भी याद रखिएगा, भारत का उत्पादन में और उपभोग करने में स्थान कौन सा है दोस्तों? तो 5वां है। अब देखिए, भारत के राज्यों में ही हम लोग देखेंगे। ये विश्व का हो सकता है कि अमेरिका के बारे में पूछ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक पूछा गया है। अब देखिए, भारत के राज्यों में पूछा जाता है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो विद्युत का उत्पादन भारत में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये करता है महाराष्ट्र। कौन करता है? महाराष्ट्र। अच्छा, जिस हिसाब से ये उत्पादन करता है, अब एक बात मुझे बताइए कि उत्पादन ज्यादा क्यों करेगा जब उसके यहाँ ज्यादा उपभोग भी होगा? इसका मतलब कि उपभोग करने में भी ये उतना ही आगे है, मतलब कंज्यूम उतना ही करता है। तो भारत में सबसे ज्यादा विद्युत की खर्च कहाँ होती है? महाराष्ट्र में ही होती है। मतलब कहने का है, और वहां पर उत्पादन भी ज्यादा होता है। जैसे जैसे आदमी की नेसेसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका विस्तार किया जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, इसका उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, इसका मतलब उपभोग भी सबसे ज़्यादा करता है। अब ये विद्युत ऊर्जा की बात हुई। विद्युत ऊर्जा किसी भी तरीके का, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब ये इस तरीके का कुल मिलाकर। अब अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, तो भारत में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा कहने का मतलब थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा का उत्पादन कौन सा देश करता है, कौन सा राज्य करता है, तो ये करता है महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, भारत में सबसे अधिक जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। तो ये सब याद रखिए, ये सब आएगा एग्जाम में। भारत में सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी महाराष्ट्र करता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का उत्पादन कौन करता है, तो ये करता है हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर देखिए, अगर बात आएगी संभावना की कि तापीय ऊर्जा का संभावना सबसे ज्यादा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में ही है। इसमें ही मतलब संभावना भी ज्यादा है और उत्पादन भी ज्यादा करता है महाराष्ट्र। लेकिन जल विद्युत में क्या है कि संभावना आंध्र प्रदेश में है। संभावना जल विद्युत के उत्पादन में संभावना किसके पास है, संभावना कहने का मतलब कि वहां पर ऐसा संभावना है कि बहुत ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल में उत्पादन कर कौन रहा है, तो हिमाचल प्रदेश। संभावना बनता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, संभावना टाइप का प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन तो ये करता है हिमाचल प्रदेश, इसे याद रखेंगे। और संभावना कहाँ है जल विद्युत का, तो ये है आंध्र प्रदेश में। अब उसके बाद ताप विद्युत हो गया, जल विद्युत। उसके बाद सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, तो देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है तमिलनाडु। और संभावना भी यही है, इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन, दुनिया में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन चीन करता है। दुनिया का अगर बात किया जाए कि पूरे विश्व में जो पवन ऊर्जा है उसका उत्पादन कौन सा देश करता है, तो वो करता है चाइना। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये तमिलनाडु है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे आंख बंद करके याद कर लीजिए। उसके बाद अब देखिए, ये तो हो गया पवन ऊर्जा हमारा। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा के बाद सौर ऊर्जा। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो देखिए, भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन फिलहाल में कर रहा है गुजरात। तो ये भी डाटा याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है कौन, गुजरात। लेकिन अगर संभावना की इसमें बात की जाए कि संभावना सबसे ज्यादा कहाँ है इसका, तो ये राजस्थान में है। वो पूरा राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, पूरा राजस्थान में लगा दीजिए सोलर प्लेट, पूरा सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा वहां से। तो ये सब याद रखिए, ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन कर रहा है अभी, तो गुजरात कर रहा है। संभावना सबसे ज्यादा कहां बन रही है, तो यह राजस्थान में बन रही है। बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब है कि भारत में जो आणविक ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा का सबसे, एटॉमिक एनर्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा स्टेट करता है? भारत में सर्वाधिक आणविक ऊर्जा का उत्पादन ये कौन करता है दोस्तों? भारत में सर्वाधिक आणविक ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? तो ये करता है तमिलनाडु। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये सभी तो जानेंगे आप कि थर्मल एनर्जी मतलब ताप विद्युत का उत्पादन कौन करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब जल विद्युत का, उसके बाद आपका विंड एनर्जी, उसके बाद आप यहाँ पर सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी। तो ये सभी पॉइंट को आप एक बार एग्जाम देने जाते समय देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो ऊर्जा है उसके दो स्रोत हैं यहाँ पर। ऐसे तो पूरी दुनिया में माना जाता है कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड, ये जो पूरा सौर मंडल है, इस पूरे सौर मंडल में ऊर्जा का एक ही स्रोत है, वो भी कौन सा है? वो है सूर्य। लेकिन अध्ययन के हिसाब से हम लोगों ने ऊर्जा के दो स्रोत बताया है, जिसमें से सन के लाइट को भी मतलब सौर ऊर्जा को भी एक तरफ रखा है। जैसे ऊर्जा के दो स्रोत है, ऊर्जा के दो स्रोत है। एक स्रोत है, अच्छा यहां से भी प्रश्न आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कभी प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो आप जरूर ऐसा देखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि ऊर्जा का कौन सा नवीकरणीय स्रोत है और ऊर्जा का कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है, ऐसे करके पूछ देगा। या पूछ देगा कि ऊर्जा का कौन सा परंपरागत स्रोत है और ऊर्जा का कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है। तो इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, अब ये ऊर्जा का जैसे नवीकरणीय स्रोत या इसे नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। उसके बाद आपका एक होता है अनवीकरणीय स्रोत। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि ऊर्जा है क्या, सबसे पहले तो यही आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऊर्जा है क्या, एनर्जी है क्या। देखिए, अगर आप डिटेल्स में इसे पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि हर चीज में एनर्जी है। आप ये मार्कर भी देख रहे हैं तो इसमें भी पता चलेगा एनर्जी है, हर चीज में एनर्जी है। लेकिन ऊर्जा के बारे में आप पढ़ेंगे ऐसा कि ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा हमेशा स्थिर है, इसके मतलब जो भी मात्रा है इसमें कमी और ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। इसके रूप को केवल परिवर्तित किया जा सकता है। चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, उसके रूप को आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर कोई भी चीज़ अगर है, इस पृथ्वी पर कोई भी अगर चीज़ है तो यहाँ पर सूरज है, सूरज। तो एनर्जी अगर पृथ्वी पर आती है एनर्जी, तो एनर्जी कैसे आई पृथ्वी पर? कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं तो इसका एक ही माध्यम है सूरज। क्या है? सन। सन से जो लाइट है वो आती है और यहाँ पर पेड़ पौधे में प्रकाश आती है और खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, तो इसमें ऊर्जा अंदर चली गई। और वो जो पेड़ पौधे फसल जो होते हैं वो उसे हम लोग खाते हैं तो हमारे में भी एनर्जी आती है। इसका कहने का मतलब ये है, या जैसे कोई जीव जंतु है वो भी खाते हैं फल को, या अगर शाकाहारी है तो शाकाहारी, नहीं तो मांसाहारी जीवों खाते हैं। तो आप लोग पारिस्थितिकी में पढ़े होंगे कि सबसे पहले जैसे घास है, घास, तो घास को कहा जाता है उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, तीसरे, ऐसे करके। तो सूरज से एनर्जी प्राप्त करता है कौन? घास। इससे प्राथमिक उपभोक्ता को प्राप्त होता है, इससे द्वितीय उपभोक्ता को प्राप्त होता है,
इसे तृतीयक को, उसके बाद सर्वाहारी जो मनुष्य है उसे। तो कहने का मतलब ये है कि भले यहाँ पर एनर्जी आपको मिल रही है, लेकिन आपका इनडायरेक्टली सोर्स कौन सा है? सूरज ही तो है। आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो सूरज से। मान लो यहाँ से प्रकाश अगर घास को मिल रहा है और घास को कोई, मान लो कि खरगोश खा रहा है, खरगोश को कोई और खा गया, उसको कोई और खा गया, तो इनडायरेक्टली रूप से सब सारे जीवों का जो ये है आपका स्रोत, वो कौन सा है ऊर्जा का? वो सूरज है। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर जो भी जीव हैं उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से स्रोत कौन सा है? सूरज है। अब देखिए वही नहीं, अगर जो मतलब बाकी के जो चीजें हैं, जैसे आप पेट्रोलियम देख रहे हैं, तो पेट्रोलियम कैसे, पेट्रोलियम आखिर कैसे वहां पर गया, मतलब बना? तो पेट्रोलियम जीव जंतु से ही तो बना है। तो जीव जंतु अगर सड़े गले हैं वहां पर कई दिनों तक धरती के अंदर, तो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। कोयला भी क्या है? कोयला भी पेड़ पौधा का ही है। तो सूरज का एनर्जी ही तो है जो वहां पर आप उसको जला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो उसका इनडायरेक्टली रूप है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है नवीकरणीय। नवीकरणीय को हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, और इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए ये नवीकरणीय ऊर्जा है और ये कौन सी है? अनवीकरणीय ऊर्जा। दोनों को मैं समझा दे रहा हूं। ये क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा का वह स्रोत जिसे आप बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, जो समाप्त नहीं होता है। जैसे आपका मान लीजिए सूरज का प्रकाश, तो सूरज को प्रकाश आप बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब करने के उसको बार बार अलग अलग चीजों में मतलब परिवर्तित भी कर सकते हैं, लेकिन वो खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अब एक बात बताइए कि जैसे कोयला है, तो कोयला तो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा ना। धरती के अंदर से कोयला आप निकाल रहे हैं तो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम तो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि जो कभी समाप्त नहीं होने वाला हो वो कैसा है? वो नवीकरणीय ऊर्जा है। और जो समाप्त हो जाएगा वो कौन सा है? वो अनवीकरणीय ऊर्जा है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसे ध्यान में रखिएगा कि जिसे रिन्यू किया जा सकता है, जिसे बार बार पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, और जिसे एक बार प्रयोग में ला देने के बाद ये कई करोड़ों साल के बाद फिर बनेगा। तो अब देखिए नवीकरणीय जो ऊर्जा है, इसमें जैसे आ जाता है आपका जल विद्युत को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। जल विद्युत के बाद आपका सौर ऊर्जा, उसके बाद आपका ज्वारीय ऊर्जा को बोलते हैं टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। उसके बाद तरंग ऊर्जा है। उसके बाद आपका भूतापीय ऊर्जा, और उसके बाद बायोगैस ऊर्जा। तो ये सब जो ऊर्जा है ये किस प्रकार का ऊर्जा है दोस्तों? तो ये आपका क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा में जल विद्युत ऊर्जा, मतलब आपको मैं डेफिनेशन बता दिया हूँ, आप समझ जाएंगे, जिससे बार बार रिन्यू किया जा सकता है। जल विद्युत, सोलर एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, उसके बाद बायोगैस ऊर्जा। अब देखिए अब अनवीकरणीय ऊर्जा वो है जो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, मतलब कि ये कुछ दिनों के बाद समाप्त होना ही है। तो इसमें देखिए, इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा में आपका हो जाएगा पेट्रोलियम, उसके बाद पेट्रोलियम का बाद कोयला, उसके बाद परमाणु ईंधन जैसे आपका यूरेनियम, थोरियम, ये सब भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्राकृतिक गैस। अब देखिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है ना, तो जल विद्युत परियोजना जो बड़े लेवल का होता है, वो बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को इसी में शामिल किया जाता है। मतलब कहने का है कि इसमें आपका बड़ी जल विद्युत परियोजना भी आ जाएगी, बड़ी जल विद्युत
परियोजना, उनको चलाने में बड़ा खर्च भी लगता है और वो पर्यावरण के लिए मतलब कहने के बड़े लेवल पर वनों को सफाया भी करना पड़ता है इनके चलते, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के चलते। तो इसलिए इसको इसमें शामिल किया जाता है ताकि वो बुरा प्रभाव डालता है किस पे, प्रकृति पर, लेकिन छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को इसमें शामिल किया जाता है। मतलब यहाँ पर छोटी जल विद्युत परियोजना, मतलब कि देखिए जल विद्युत परियोजना पूरा का पूरा ले लीजिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऐसे दे दिया जाए कि बड़ी जल विद्युत परियोजना क्या है, तो ये थोड़ा सा मान लिया जाता है कि प्रकृति के लिए क्या है, प्रकृति के लिए थोड़ा सा खतरा बना रहता है। अब होता है क्या, देखिए प्रकृति के लिए मित्र किसे कहेंगे आप, तो आप कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा को, क्योंकि इससे प्रकृति को कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कोई खतरा नहीं होता है। अब जल विद्युत से क्या खतरा होगा, सौर ऊर्जा से क्या खतरा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण मित्र, इको फ्रेंडली माना जाता है इसे। लेकिन ये जो है आप देखिए पेट्रोलियम गाड़ियां चल रही है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, कोयला जलाने से, परमाणु ईंधन जलाने से, प्राकृतिक गैस जलाने से। तो ये जो है ये प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए शत्रु माने जाते हैं। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब इन ऊर्जाओं को और भी दो स्रोतों में डिवाइड किया गया है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो जो परंपरा से चले आ रहा है, जिसका प्रयोग हम लोग करते आ रहे हैं, जैसे आप कोयला जलाते आ रहे हैं शुरू से अंत तक, आप पेट्रोलियम शुरू से अंत तक निकालते, मतलब अभी तक जलाते आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पारंपरिक, मतलब कहने का है कि कन्वेंशनल। और गैर पारंपरिक उसे बोलते हैं जो आने वाले, मतलब ये इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैर पारंपरिक, जो कि आप उसे बार बार यूज में लाते हैं। तो ये भी कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि कौन से गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है और कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो बस यही पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना अनवीकरणीय स्रोत, ये अनवीकरणीय स्रोत ही आप ध्यान में रखेंगे कि ये कैसा है, तो ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, इसे बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स है ये। और उसके बाद ये जो आप एनर्जी देख रहे हैं ये पूरा, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है। इसे क्या बोलते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है ये है आपका पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, और ये कौन सा है, ये है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा, इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, अब प्रश्न कैसे पूछेगा मैं बता दे रहा हूं। पूछेगा कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, किस प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है। तो किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन में दिया रहेगा पारंपरिक, गैर पारंपरिक, दोनों, कोई नहीं। क्या बताएंगे आप, तो देख लीजिए सौर ऊर्जा किस में है, सौर ऊर्जा इसमें है, तो ये क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ऐसे ही याद रखिएगा आप, नवीकरणीय आपको याद है तो गैर पारंपरिक भी याद है, और आपको ये याद है जो परंपरा से चले आ रहा है ये क्या है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। कहने का मतलब कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी जो होता है वो इको फ्रेंडली होता है, मतलब पर्यावरण को उतना हानि नहीं पहुंचाता है, और लेकिन जो आपका पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो ये यहाँ तक आप जरूर देख लीजिएगा, और बाकी के अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे मेटालिक मिनरल्स के बारे में। धात्विक और अधात्विक दोनों पढ़ लिया जाएगा उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।